स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना से अब तक 1085 मौतें, मरीजों की संख्या 33,000 के पार। जी आपको बता दें कि देश में वैश्विक महामारी कोविड-19 के मरीजों की संख्या अब 33,000 के पार पहुंच गई। एक्टिव केस 23,500 हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,897 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटों में 73 मौतें दर्ज की गई। इस तरह मरने वालों की संख्या 1085 हुई। इस दौरान राहत भरी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 827 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में कुल 8,415 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 9,928 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 435 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 4,110 संक्रमित हैं और अब तक 200 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 3,322 मामले सामने आए हैं और 55 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 2,418 संक्रमित हैं, जिसमें से 52 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 2,165 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 28 की मौत हो चुकी, जबकि 1,220 ठीक हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,24,000 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 31,70,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 19,90,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 9,70,000 लोग ठीक हो चुके। अमेरिका में वायरस की वजह से अब तक 10,48,000 लोग संक्रमित हो चुके, जबकि 59,324 लोगों की मौत हो चुकी। इटली में कोरोना वायरस की वजह से 27,385 लोगों की मौत हुई। इटली में 2,04,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। स्पेन में 24,295 लोगों की अब तक जान जा चुकी। बता दें कि स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,45,000 के पार पहुंच गई, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अगर आप इस देश के सच्चे नागरिक हैं तो इस प्यारे से देश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कोरोना काल में बदलने जा रहा भारतीय रेल का लुक, ट्रेन चलेंगी मगर इस तरह से। जी आपको बता दें कि कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से थमे भारतीय रेल के पहियों को अब दोबारा से गति देने का प्रयास किया जा रहा है। मई में कुछ खास रेल मार्गों पर गाड़ियां चलेंगी, मगर एक नए लुक में। खासतौर पर वातानुकूलित गाड़ियों के शीशे उतारकर उनकी जगह पैसेंजर कोच वाली सामान्य खिड़कियां लगाई जा रही है। किराया भी स्लीपर क्लास का लिया जाएगा। लंबी दूरी वाली गाड़ी की एक बोगी में केवल 25 सीटें रहेगी। इसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से हो सकेगा। छुट्टियों पर गए सैन्य बलों को लाने के लिए विशेष गाड़ियां तैयार हो रही है। रेलवे की परिचालन शाखा के एक अधिकारी के अनुसार मंत्रालय कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। अभी हमें जो निर्देश मिल रहे हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि कोरोना के लॉकडाउन का असर लंबे समय तक रहेगा। हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते साल निकल जाए। लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसलिए रेलवे ने अपने सभी जोन में कहा है कि वे एसी गाड़ियों को नॉन एसी में बदलने की प्रक्रिया शुरू करें। 5,000 गाड़ियों को आइसोलेशन वार्ड के लिए भी तैयार किया गया है। अधिकारी के अनुसार राजधानी और शताब्दी ट्रेन में सेंट्रलाइज एसी होने के कारण उनके भी शीशे उतारे जाएंगे। रेलवे को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये सलाह दी गई है। इन गाड़ियों में किराया भी स्लीपर क्लास का ही होगा। केंद्रीय सैन्य बलों को लाने के दौरान इन गाड़ियों का ट्रायल होगा। उसके बाद जरूरत पड़ी तो अन्य बदलाव किए जाएंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। एसबीआई दे रहा सिर्फ 45 मिनट में सबसे सस्ता लोन। 6 महीने ईएमआई देने की भी जरूरत नहीं। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच संभावना है कि आपको पैसों की जरूरत पड़े। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब आपके लिए इमरजेंसी लोन लॉन्च किया है। लॉकडाउन के बीच आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि मात्र 45 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा। 6 महीने ईएमआई देने की जरूरत भी नहीं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन की वजह से वेतन कटौती और कारोबार में प्रभाव को देखते हुए ये लोन ग्राहकों के लिए निकाला है। ये इमरजेंसी लोन सिर्फ एसबीआई ग्राहकों के लिए ही है। बैंक ने कहा कि लोन लेने वाले ग्राहकों को 6 महीने तक किस्त देने की भी जरूरत नहीं। ईएमआई 6 महीने बाद शुरू होगा। सबसे सस्ता है लोन। एसबीआई ने ये नया लोन फिलहाल सिर्फ अपने बैंक ग्राहकों के लिए निकाला है। इस पर्सनल लोन के लिए ग्राहकों को 10.50% की दर से ब्याज देना होगा, जो फिलहाल देश के किसी भी बैंक के ब्याज से काफी सस्ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा कर्फ्यू में 2 हफ्ते की और वृद्धि का ऐलान। गैर सीमित जोनों में कल से मिलेगी थोड़ी राहत। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कर्फ्यू में वृद्धि का ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए और कर्फ्यू लागू रहेगा, परंतु कल से लॉकडाउन की थोड़ी बंदिशें जरूर हटाई जा रही है। यह थोड़ी छूटें भी कोविड-19 का पालन करते हुए सिर्फ गैर सीमित और गैर रेड जोनों के लिए दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को कोविड-19 की स्थिति में से बाहर निकालने के लिए बनाई गई माहिरों की समिति को रिपोर्ट और समाज के अलग अलग क्षेत्रों द्वारा प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर यह जरूरी है कि लॉकडाउन की बंदिशें अभी थोड़े समय और जारी रखी जाए। पंजाब में कर्फ्यू लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा, परंतु इसके साथ ही कल से रोजमर्रा की प्रातःकाल 7 से 11 बजे तक थोड़ी छूटें जरूर मिलेगी। सीमित और रेड जोन वाले क्षेत्रों में पहले की तरह ही लॉकडाउन की बंदिशें मुकम्मल तौर पर सख्ती के साथ लागू रहेगी। राज्य के लोगों के नाम जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति की 2 हफ्तों द्वारा समीक्षा की जाएगी और यदि महामारी कंट्रोल में रही तो बाद में और ढील घोषित की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा थोड़ी राहत देने के लिए ऐलान के अंतर्गत कुछ दुकानों को संबंधित क्षेत्रों के रोटेशन के साथ खोलने की आज्ञा होगी। यह दुकानें रोजमर्रा की प्रातःकाल 7 से 11 बजे तक 50% स्टाफ की क्षमता के साथ खोली जा सकेगी। डिप्टी कमिश्नरों को आदेश के दिए हैं कि वह मुख्यमंत्रियों के निर्देशों के अंतर्गत दुकानों को खोलने के लिए रोटेशनल समय सारणी बना लें। यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के लागू होने के 4 दिन बाद किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन कर्फ्यू प्रातःकाल 11 बजे से पहले की तरह जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए तय समय तक अपने घरों में लौट आएं। छूट वाले समय के दौरान बाहर निकलने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना और दूसरे व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह राहत लोगों की सुविधा के लिए दी गई है। वह इस राहत के समय के दौरान दोस्तों या दूसरों को न मिलें। उन्होंने कहा कि अगर 2 हफ्तों में स्थिति में सुधार हुआ तो हम और कदम उठा सकते हैं। पीएम मोदी का ट्रंप को गले लगाना काम नहीं आया, भारत को सीरिया पाक की श्रेणी में खड़ा कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अमेरिका की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम नहीं आया। यही वजह है कि अमेरिका की संख्या यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल फ्रीडम ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता की लिस्ट में पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और सीरिया के बराबर रखा है। ओवैसी ने कहा कि यूएससीआईआरएफ ने भारत के खिलाफ प्रतिबंध की भी सिफारिश की है। इस बाबत ओवैसी ने एक ट्वीट करके लिखा कि बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री मोदी ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया, यूएससीआईआरएफ ने भारत को बर्मा, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया जैसे देशों की लिस्ट में रख दिया है। साथ ही भारत के खिलाफ पाबंदी की भी सिफारिश की है और साथ ही अलग तरह की पाबंदियों की भी बात की है। साफ ये है कि गले लगाना काम नहीं आया। बेहतर हो कि अगली बार आप कुछ अच्छी कूटनीति का प्रयोग करें। बता दें कि यूएससीआईआरएफ ने एक ट्वीट करके कहा कि भारत में सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूएससीआईआरएफ के ट्वीट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया गया, उसके लिए जिम्मेदार भारत सरकार की एजेंसियों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही इनकी संपत्तियों को सीज किया जाए और अमेरिका आने पर इन लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ट्रंप का डबल अटैक, कहा चीन ने 184 देशों को बना दिया नर्क जैसा, इस पर हो गंभीर जांच।
जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस को शुरुआती स्तर पर रोकने में विफल रहने को लेकर हमले तेज कर दिए हैं। उनका कहना है कि इसके कारण दुनिया के 184 देश नर्क जैसी स्थिति में पहुंच गए। ट्रंप लगातार अदृश्य शत्रु के प्रकोप के लिए सार्वजनिक स्तर पर चीन को दोषी ठहरा रहे हैं और इस संबंध में उन्होंने जांच भी शुरू की है। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि वह जर्मनी द्वारा क्षति के लिए चीन से मांगे गए 140 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा मुआवजे के बारे में सोच रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं का मानना है कि अगर चीन शुरुआती स्तर पर इस वायरस को लेकर जानकारियां साझा करता तो वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की हालत इतनी बुरी नहीं होती और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें नहीं जाती। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के संवाददाताओं से कहा कि यह 184 देशों में है। जैसा कि आप मुझे यह कहते हैं, सुन सकते हैं कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। यह समझ से परे है। इसे स्रोत पर ही रोका जा सकता था, जो कि चीन में था। इसे वहीं रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब 184 देश नर्क से गुजर रहे हैं। पिछले साल मध्य नवंबर में यह वायरस चीन से उभरा था और अब तक पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इसकी वजह से हो चुकी। सबसे ज्यादा 59,000 लोगों की मौत अमेरिका में हुई। अमेरिका में इसके व्यापक प्रकोप की वजह से ट्रंप पर लगातार अमेरिकी सांसद यह दबाव डाल रहे हैं कि बीजिंग पर अमेरिका की निर्भरता कम की जाए। उन्होंने चीन से मुआवजा मांगे जाने की बात भी कही है। इरफान खान के निधन से पूरा देश है शोक में, पीएम सहित देशवासी कर रहे याद। जी हां, आपको बता दें कि इरफान खान की मौत को लेकर सारा बॉलीवुड जगत शोक में है। पूरे हिंदुस्तान से दुख भरी संवेदना आ रही है। इरफान खान के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक क्षति है। उन्हें विभिन्न माध्यमों में उनके बहुमुखी प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। मेरे विचार उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहरा शोक जताया। सीएम केजरीवाल ने नई दिल्ली से ट्वीट कर यह कहा कि हमारे समय के सबसे असाधारण अभिनेताओं में से एक थे इरफान खान, जिनके निधन की सूचना मिलते ही मैं हैरान हूं। उनके काम को हमेशा याद करा जाएगा और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राजनीतिक नेताओं ने इमरान खान के मरने के बाद शोक जताया। आपको बता दें कि मशहूर अभिनेता इरफान खान की उम्र 53 वर्ष की थी और इस आयु में ही वह बुधवार को दुनिया से अलविदा कह चले गए। उनकी मौत मुंबई के अस्पताल में हुई। अस्पताल का नाम कोकिलाबेन अस्पताल है। इरफान खान की मौत से नेताओं और फिल्मी सितारों के बीच शोक की लहर दौड़ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि उनकी अभिनेतागिरी बहुमुखी थी। उनके निधन को सुनकर मुझे काफी दुख हुआ। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। इसी के बाद राहुल गांधी ने भी इरफान खान के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर यह कहा कि इरफान खान के बारे में मुझे सुनकर काफी दुख हुआ। वह एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे। वह किसी भी स्तर की वैश्विक फिल्म और टीवी मंच के लोकप्रिय थे। दिल्ली हरियाणा की सीमा सख्ती से सील, केवल जरूरी सेवाओं को इजाजत। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा ने दिल्ली से लगने वाली सभी सीमाएं मंगलवार को कड़ाई से सील कर दी। केवल जरूरी सेवाओं को सख्त शर्तों के साथ ही सीमा में प्रवेश करने की इजाजत है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली से आने वालों की सख्ती से जांच की जाए। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे विज ने कहा कि अगर 15-20 दिनों के लिए दिल्ली से लगी सीमाएं कड़ाई से सील कर दी जाए तो कोरोना संक्रमण के मामले में हरियाणा बेहतर स्थिति में होगा। दिल्ली से लगने वाले हरियाणा के 2 बड़े शहरों फरीदाबाद और गुरुग्राम से रोजाना बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आते जाते हैं। एनसीआर के इन शहरों में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। विज ने बताया कि जरूरी सेवाओं और इनसे जुड़े लोगों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आने जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर अब भी सतर्कता है, लेकिन ज्यादा सख्ती की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली में काम करते हैं और हरियाणा में रहते हैं, उनमें कोरोना के मामले मिल रहे हैं। इससे उनके संपर्क में आने वाले लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। इसी वजह से हरियाणा में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को दिल्ली सरकार के लिए काम करने वाले हरियाणा निवासियों के खाने और रहने की वही व्यवस्था करनी होगी।
साथ ही अगर वे संक्रमित होते हैं तो उनका इलाज भी वहीं कराया जाए। इस तरह हरियाणा में जो लोग बाहर से काम करने आ रहे हैं उनके लिए इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। अनिल विज ने कहा कि उनकी निजी राय में लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोरोना काफी हद तक काबू में है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल में कई स्थानों पर गर्जना के साथ बारिश जारी रहेगी। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और रायलसीमा में 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें गिरने के आसार हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है।